हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका वंस स्मार्ट क्लासेज जयपुर में। दिसंबर 2022 के जो एग्ज़ाम जनवरी 2023 में स्टार्ट होने वाले हैं, उसकी एमटीपी के सॉल्यूशंस हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे सॉल्यूशन आप तक पहुंचे और बाकी भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं सीएमए इंटर के पेपर नंबर 7, जिसका नाम डायरेक्ट टैक्सेशन है, उसका पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये पेपर मैं आपको 3 पार्ट्स में सोल्व करवाऊंगा ताकि बोरियत भी ना लगे और आपको जल्द से जल्द ये चीज़ें मिलती रहे और आपके काम आ जाए। ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं वो आज हम इसका पहला 25 मार्क्स का जो पोर्शन आपके आने वाला है ऑफलाइन एग्जाम में, वो करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके एमसीक्यू होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, ऐसी सारी चीज़ें इसमें होगी। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला जो सेक्शन है इसमें वो एमसीक्यू का सेक्शन है, जैसा आप देख पा रहे हैं, और यही पैटर्न एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्लियर किया है कि जो ऑफलाइन में एग्जाम में आता था पैटर्न वही आएगा और एमटीपी भी वही इश्यू की है, तो यही पैटर्न एग्जाम में हमको मिलने वाला है, तो इसको तैयार कीजिए। तो पहला जो सेक्शन है वो एमसीक्यू सेक्शन रहेगा। इसमें 10 एमसीक्यू रहेंगे, 1 मार्क्स ईच। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। What is the time limit by which scrutiny assessment under section 143(3) should be completed? मतलब स्क्रूटनी असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए असेसिंग ऑफिसर के पास कितना टाइम होता है। देखिए सर, ये जो टाइम है ना, ये सेक्शन 153 और उसके सबसेक्शन जो होते हैं उनमें कवर किया जाता है। इसमें सभी सेक्शंस को बताया गया है कि किसके लिए कितना टाइम होना चाहिए। ठीक है, यहां पे हमारे पास ऑप्शन है 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो सर सही जवाब क्या है यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे जो सही जवाब है बेटा वो है 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। राइट, पहले ये 12 मंथ्स हुआ करता था और बाद में इसको 9 मंथ्स कर दिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए सर। द प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ पेन टू इंडियन सिटीजन। अगर इंडियन सिटीजन को पेन नंबर अप्लाई करना है तो उसको कौन से फॉर्म में अप्लाई करना होगा? तो सर इसके लिए 2 फॉर्म नंबर आपने पढ़े होंगे, 49A और 49AA। पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं कौन सा फॉर्म किसके लिए है, क्योंकि इतना डिटेल में किसी ने देखा नहीं होता है। ठीक है, हमने हमारी क्लास में कवर किया हुआ है और यहाँ पे भी आपको क्लियर कर देते हैं कि सर इंडियन सिटीजन के लिए जो फॉर्म यूज होता है वो होता है 49A। ठीक है, साथ में ये भी याद रखिए कि फॉरेन सिटीजन के लिए जो फॉर्म यूज होता है वो होता है 49AA। ठीक है, देखिए आप जब कोई एमटीपी सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ ये ना देखें कि यहाँ पे सही जवाब क्या है, साथ में ये भी देखें कि इसका सेकंड जो आंसर है वो किसका आंसर है, क्योंकि हो सकता है ना एग्जाम में जो पूछे एग्जामिनर वो नॉन रेजिडेंट के लिए फॉरेन सिटीजन के लिए पूछ ले। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन सिटीजन के लिए आंसर 49AA रहेगा। ठीक है, आगे आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस कैन नॉट बी डन। मतलब ऐसा कौन सा केस है जिसमें लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर से है। सबसे पहले लिखा है ओइंग मेंटेनिंग हॉर्स रेस। देखिए सर, इसको 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। राइट, इसको इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है स्पेसिफाइड बिजनेस से होने वाले लॉस को। स्पेकुलेशन बिजनेस से होने वाले लॉस को 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ एचयूएफ वेयर द बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज टेकन ओवर बाय द कर्ता ऑफ एचयूएफ। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी सेट ऑफ वाले चैप्टर के अंदर कि सर जो लॉस होते हैं ना वो पर्सन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब पर्सन से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, जो लॉस को इंकर्ड करता है वही लॉस को सेट ऑफ कर सकता है, दूसरा पर्सन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो डी पॉइंट है ये सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि लॉस इंकर्ड किसने किया? एचयूएफ ने। उस पूरे बिजनेस को अब किसने ले लिया? कर्ता ने अपने हाथ में इंडिविजुअल कैपेसिटी में ले लिया, तो अब वो उस लॉस को कन्वर्ट सेट ऑफ नहीं कर पाएगा।
क्यों? क्योंकि लॉस इंकर्ड किया था एचयूएफ ने, एचयूएफ ही उसको सेट ऑफ कर सकता है, करता अपने पर्सनल हैंड में उसको सेट ऑफ नहीं कर सकता है। क्लियर? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग असेट शैल बी डीम्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट इफ इट इज हेल्ड फॉर नॉट मोर देन, ध्यान दीजिएगा, नॉट मोर देन 12 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। ऐसी कौन सी असेट है जिसको अगर 12 महीने से ज्यादा होल्ड ना करें तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा? देखो पूछने का तरीका थोड़ा सा घुमाया हुआ है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें होल्डिंग पीरियड 12 महीने का देखते हैं, 12 महीने तक है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, तो वो बताना है। तो सर यूनिट ऑफ ईटीआई 12 महीने देखते हैं, इक्विटी शेयर्स में भी 12 महीने और जीरो कूपन बॉन्ड में भी 12 महीने। इट मींस ऑल ऑफ द अबो, इन सारे ही केस में अगर 12 महीने तक है तो शॉर्ट टर्म और 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। क्लियर? चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। एक नॉन इंडियन कंपनी, एंड नॉन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, ए नॉन रेजिडेंट कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज, बताइए जी। देखो हमने पढ़ा हुआ है इंडियन कंपनी तो हमेशा ही रेजिडेंट होती है, जबकि फॉरेन कंपनी के लिए ये शर्त होती है कि अगर उसका पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है और नहीं है तो वो रेजिडेंट नहीं है। तो सर यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? इन इंडिया। देखो आउटसाइड इंडिया मतलब ही नहीं है, पार्सली इंडिया से काम नहीं चलेगा क्योंकि यहां पे प्लेस ऑफ इफेक्टिव, इफेक्टिव वर्ड यूज कर दिया। अब इफेक्टिव मैनेजमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि पार्सली इंडिया में और पार्सली बाहर हो, इफेक्टिव मैनेजमेंट एक जगह ही होगा, तो इसलिए इन इंडिया इज द राइट आंसर। ओके क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम सबलेटिंग? सबलेटिंग से इनकम कहां जाएगी? देखिए अगर हम लेटिंग से इनकम कमाते हैं, किराए पे देने से इनकम कमाते हैं प्रॉपर्टी को, तो वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाती है। अगर हम किसी और चीज को किराए पे देते हैं जैसे मशीन वगैरह को, तो वो इनकम अदर सोर्स में जाती है। बट अगर हम सब लेटिंग कर रहे हैं घर की, तो घर की सब लेटिंग कहां जाएगी? अदर सोर्स में, और बाकी चीज तो ऑलरेडी अदर सोर्स में जा ही रही है। इट मींस कि सब लेटिंग से होने वाली इनकम अदर सोर्स में जाती है। क्योंकि रीजन भी बता देते हैं क्यों, क्योंकि सर हाउस प्रॉपर्टी में जाने के लिए ओनरशिप का होना जरूरी है, और सब लेटिंग का मतलब क्या हुआ कि आप कोई प्रॉपर्टी किराए पे ले रहे हैं और फर्दर उसको किराए पे दे रहे हैं, तो आप उसके ओनर नहीं है, तो दैट्स वाई ये इनकम अदर सोर्स में जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इन केस ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर ऑफ ए assessee who is engaged in the profession should not exceed to avail relief। मतलब अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, बताइए जी आप खुद बताइए, प्रोफेशनल पर्सन के लिए सेक्शन कौन सा होता है प्रिजम्पटिव का? तो सर 44 ADA होता है, राइट? ठीक है, अब यहां पे एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, चलो पहले आंसर बता देता हूं। तो जो प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं और वो 44 AD अगर लेना चाहते हैं तो उनकी ग्रॉस रिसिप्ट कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है सर, 50 लाख रुपए। अगर प्रोफेशन में है तो 50 लाख, और अगर बिजनेस में है तो 1 करोड़ रुपए, सॉरी 2 करोड़ रुपए। अगर बिजनेस में है तो 2 करोड़ रुपए 44 AD में जाने के लिए, ठीक है? 44 AD में जाने के लिए 2 करोड़ रुपीज। ओके अब हाँ, एक मैं जो ट्रिक बता रहा था वो समझिए। मान लीजिए सर यहाँ पे प्रोफेशन नहीं लिखा होता, कुछ भी नहीं लिखा होता, तो भैया हमारा आंसर क्या होता? सिर्फ इतना बोला होता, इन केस ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर ऑफ द एसएससी शुड नॉट एक्सीड, सिर्फ इतना लिखा होता, प्रोफेशन नहीं लिखा होता, तो क्या होता सर? तो भी आंसर 50 लाख ही होता। कैसे सर? आपको कैसे पता कि वो बिजनेस में है या प्रोफेशन में? तो यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर बिजनेस में होगा तो वर्ड टर्नओवर इस्तेमाल किया जाएगा, अगर प्रोफेशन में होगा तो वर्ड रिसिप्ट इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको इस हिसाब से देखना है कि रिसिप्ट अगर दे रखा है और बताया नहीं है तो आप प्रोफेशन मान के चलेंगे, टर्नओवर दे रखा है और बताया नहीं है तो आप बिजनेस मान के चलेंगे। ओके ओके आगे बढ़िए सर।
नेक्स्ट आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 8, विच डिडक्शन इज और आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ डीम टू बी लेट आउट। देखिए डीम टू बी लेट आउट क्या होता है, पहले तो आपको ये याद दिला दूं मैं कि सर अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, ठीक है, और हमारे पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टियां हैं, तो हम उस प्रॉपर्टी को डीम टू बी लेट आउट मान लेते हैं। ओके, 2 हाउस ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं ना, तो अगर 2 से ज़्यादा घर आपके पास हैं और फिर चाहे प्रॉपर्टी खुद रहने के काम में आ रही हो 2 से ज़्यादा या खाली पड़ी हो, आप उसको डीम टू बी लेट आउट मान लेते हैं। अब जब आपने उसको डीम टू बी लेट आउट माना तो एक्चुअल रेंट तो है ही नहीं, वो तो डीम्ड है, तो एक्चुअल रेंट तो आएगा नहीं, सिर्फ म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट के हिसाब से आप उसकी जीएवी फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें से सर इनमें कौन सी छूट मिलेगी, क्या कौन सी छूट नहीं मिलेगी, ये जरूर ध्यान देना। न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउंस, रिपेयर अलाउंस, वैकेंसी अलाउंस और ऑल ऑफ दी अबोव। देखिए हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि सेक्शन 24 के हिसाब से प्रॉपर्टी जो लेट आउट है और डीम टू बी लेट आउट है, दोनों ही केस में 2 डिडक्शन आपको मिलती है। एक डिडक्शन का नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 30% ऑफ एनएवी के बराबर मिलती है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, बस इसके अलावा कोई डिडक्शन मिलती ही नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने एक पॉइंट जो है वो कंफ्यूज करने के लिए आपको लिख दिया वैकेंसी अलाउंस, कि सर अगर कोई घर खाली पड़ा है कुछ टाइम के लिए तो सुनिए यहाँ पे वैकेंसी अलाउंस के बारे में भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये घर तो डीम टू बी लेट आउट है भाई, पूरे साल का हम कोई एनुअल रेंट तो ले ही नहीं रहे, एक्चुअल रेंट तो ले ही नहीं रहे, तो फिर वैकेंसी का कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे एक्चुअल रेंट नहीं है वहाँ पे वैकेंसी का कोई रिलेशन नहीं है। ओके, चलिए तो यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव, किसी की भी छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, किसी भी खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए सर, पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है वो सुनिए। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट, वाउचर और टोकन इन एक्सेस ऑफ ₹5,000 given to the employee on ceremonial occasion and otherwise by the employer shall be। देखो सर हमने सैलरी चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है एम्प्लॉयर से, कैश गिफ्ट है तो फुल्ली टैक्सेबल और काइंड गिफ्ट है तो 5,000 से ऊपर जो है तो टैक्सेबल है। ठीक है, ओके, तो यहां पे सर ये बोला है कि 5,000 से एक्सेस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, सिंपल सी बात है, एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। ऑप्शन भी ऐसे बनाए हैं बिल्कुल आसान से कि अगर आपको प्रोविजन पूरा ढंग से याद में नहीं है तो भी अगर आप ऑप्शंस पे थोड़ा ध्यान देंगे तो इजीली हो जाएगा। सर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, यस। नॉट टैक्सेबल, सर नॉट टैक्सेबल होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, ओके, क्योंकि कुछ भी मिल रहा है तो टैक्सेबल है ना, एग्जम्प्ट नहीं है। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर, इस लॉजिक ही नहीं है इस ऑप्शन बनाने का तो। ठीक है, और नन ऑफ द अबव, तो इसलिए सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ओके, आगे सुनिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट in case of senior citizen under section 80 TTB is minimum of interest on such deposit is ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अधूरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना ये अधूरा है, मतलब इसकी ड्राफ्टिंग पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अगर ये मिनिमम लिख रहे हैं ना मिनिमम, तो इनको ये लिखना होगा मिनिमम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सच अदर डिपॉजिट और डिपॉजिट और इनमें से दोनों में से जो कम हो, ऐसे तो लिखेंगे ना। या तो ये लिखें कि मैक्सिमम कहां तक मिलेगा, या तो ये क्वेश्चन हो कि मैक्सिमम लिमिट क्या है, या फिर ये हो मिनिमम ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और ₹50,000 विच एवर इज लेस। समझ गए? तो आंसर तो इसका 50,000 है, हालांकि इस क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग में एरर है। ठीक है, मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 80 TTB में कितनी डिडक्शन मिलती है मैक्सिमम, ये बोल रहा है, जो कि आंसर रहेगा 50,000 सीनियर सिटीजन के लिए। क्लियर है पॉइंट? चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसमें मैच द फॉलोइंग्स। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मैच द फॉलोइंग्स। अब देखिए मैच द फॉलोइंग सबसे आसान होता है। मैच द फॉलोइंग क्या होता है? सबसे आसान होता है, बट इसमें भी बहुत स्टूडेंट्स
गलती कर देते हैं। कौन सी गलती? लिखने की गलती। मतलब इसको हम जब टेस्ट पेपर लेते हैं और टेस्ट पेपर में हम ये अगर देते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कई बच्चे इतने मतलब अजीबोगरीब तरीके से इसको लिखते हैं कि समझ नहीं आता कि लिखा क्या है। ठीक है, समझ ही नहीं आता लिखा क्या है। जैसे समझिए, मैं यहां पे आपको समझाता हूं। बी पार्ट कर रहे हैं हम और इसका नाम है मैच द फॉलोइंग्स। क्या नाम है? मैच द फॉलोइंग्स। ठीक है, ओके। सुनिए, अब कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं? सर 1, ठीक है, क्या लिखते हैं कि सर ये 1 है और इधर ऐसे कर देते हैं कि ये बी है। ठीक है, ये 2 है और ये सर सी है। इस तरीके से लिख देते हैं। तो पहली बात तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको नहीं लिखना है। मैच द फॉलोइंग मतलब ऐसे थोड़ी मिलाना है बच्चों के जैसे, तो ये तरीका आपको नहीं लगाना है। ठीक है, कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं सर, वो देखिए। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं सर कि ए वो जो है वो 1 का आंसर है, सी जो है वो 4 का आंसर है। मैं एक बार रेंडमली लिख रहा हूं ऐसे ना। बी जो है वो 5 का आंसर है। ठीक है, तो ये भी गलत अप्रोच है। समझ पा रहे हैं? तो फिर करना कैसे है? देखिए, हमेशा एक चीज समझिए, हम क्वेश्चन को कभी नहीं छेड़ते। लॉजिकली हमें क्वेश्चन को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, हमें आंसर को छेड़ना चाहिए, राइट? तो आप क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज मत कीजिए किसी भी एंगल से, आप आंसर का एंगल चेंज कीजिए। समझ गए? तो इट मीन्स कि आपको इनको नहीं छेड़ना है, आपको इनका सीक्वेंस चेंज करना है। समझ गए बात को? बस। तो आधी टेबल तो एज इट इज कॉपी कर देनी है आपको। ठीक है, आधी टेबल तो एज इट इज कॉपी मार देनी है, क्योंकि वो तो क्वेश्चन है, उसी को तो मैच करवाना है हमें। तो सुनिए कैसे करना है सर। तो सर हम लिखेंगे बी मैच दी फॉलोइंग। अब इसमें हम क्या लिखेंगे सर? 1 2 3 4 5। इस सीक्वेंस को आपको कहीं पे भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, और मैं तो प्रिफर करता हूं कि आप ये भी लिखें कि इसमें था क्या। कई लोग क्या करते हैं, ये भी सुनिए, इसमें और कारीगरी है। क्या कारीगरी है कि 1 के आगे लिख देंगे, जैसे ICDS 9 है, ठीक है, तो ये हो गया बोरोइंग कॉस्ट, तो 1 के आगे बी लिख देंगे। 2 के आगे कौन सा है? ICDS 6 है, एक्सचेंज है, ऐसा लिख देंगे। तो ऐसा भी लिख देते हैं। हालांकि ये ठीक है, इसको हम गलत नहीं बोलेंगे, ये आंसर ठीक है आपका कि 1 बी के से मैच होता है, 2 ए से मैच होता है, इस तरीके से कर देंगे, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर और ज्यादा अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरा आंसर साफ सुथरा हो, मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, तो इन दैट केस आपको ये टेबल पूरी दोबारा से बनानी है। ठीक है, पर सही तरीके से। तो आपने लिखा ICDS 6, यहाँ पे लिखा ITR 4, यहाँ पे लिखा वेरिफिकेशन, ठीक है, और यहाँ पे लिखा रिवाइज रिटर्न। ठीक है, अब इसके सामने आपको आंसर लिखना है, तो लिखते जाइए ना, कहाँ दिक्कत है। प्रिज्म सबसे पहले बोला है ICDS 9। क्या है जी ICDS 9? सर ICDS 9 बोरोइंग कॉस्ट है, तो अब यहाँ पे आप लिखिए बी बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, फिर आप लिखिए दूसरा बोला था ICDS 6, सर ये तो फॉरेन एक्सचेंज है, तो लिखिए ए फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, नंबर का सीक्वेंस बदलना है। ठीक है, ABCD मत बदल देना। नेक्स्ट कह रहे हैं सर ITR 4, सर ये तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए जाती है, तो ई पॉइंट लिखिए प्रिजम्पटिव बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम। ठीक है, वेरिफिकेशन रिटर्न का मतलब साइन करना, रिटर्न साइन कौन करेगा, ये सेक्शन 40 में बताया है हमें, तो सी लिख दीजिए सेक्शन 140। ठीक है, और रिवाइज रिटर्न सेक्शन 139(5) में कवर होती है, तो यहां पे लिख दीजिए आप डी सेक्शन 139(5). लीजिए, हो गया मैच द फॉलोइंग सॉल्व। तो इसमें गलती होने के चांस बिल्कुल 0 हो जाते हैं और प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा हो जाता है। ठीक है, आप मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं कि 1 के आगे बी, 2 के आगे ए, 3 के आगे ई। ठीक है, ये भी ठीक है, पर ये कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए एग्जामिनर के जब चेक कर रहा होता है एग्जामिनर, तो उसको पूरा देखना पड़ेगा कि बी कौन सा था। मान लीजिए अगर वो पहली कॉपी आपकी चेक कर रहा है ना, तो हो सकता है कहीं पे थोड़ी सी दिक्कत आए, तो इसलिए ज़्यादा बेटर मैं इसको प्रेफर करूँगा। बाकी आपकी इच्छा है, तो आपको जो अच्छा लगे। आगे आइए सर, ट्रू एंड फॉल्स।
तो चलिए देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इट इज ऑन अकाउंट, it is on revenue account if expenses is incurred for ensuring the regular supply of raw material may be for period exceeding over several years। क्या बोल रहे हैं कि सपोज आप किसी से मटेरियल परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और आपका उसके साथ कुछ ऐसा एग्रीमेंट है कि आपको लंबे टाइम तक अगर माल चाहिए तो आपको उसको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा या कुछ एडवांस देना पड़ेगा या ऐसा कुछ मान लीजिए कोई पेमेंट उसको करना पड़ेगा जिससे ही, या कॉन्ट्रैक्ट चार्जेज या ऐसा कुछ देना पड़ेगा जिससे कि ये श्योर हो जाए कि वो आपको रेगुलर सप्लाई देता रहेगा, ठीक है। अब ये 5 साल का तय हो गया कि आपको रेगुलर सप्लाई मिलती रहेगी और उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करना पड़ा, कोई खर्चा करना पड़ा, तो उस खर्चे को क्या मानेंगे, रेवेन्यू या कैपिटल। अब ये बोल रहे हैं कि सब उसको रेवेन्यू मानेंगे, तो अगर आपको भी लगता है कि रेवेन्यू है तो आप कीजिए ट्रू कि हाँ जी सही बोल रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर उसको तो कैपिटल मानेंगे तो आप कीजिए फॉल्स कि ये तो फॉल्स है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा सर, यहाँ पे आंसर रहेगा ट्रू, क्योंकि रेवेन्यू पर्पस को अचीव करने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है वो भी रेवेन्यू ही होगा। क्लियर, ठीक है। सप्लाई ऑफ मटेरियल तो रेवेन्यू है, तो उसके लिए किया गया खर्चा भी रेवेन्यू होगा। नेक्स्ट आइए, if any dividend paid by an Indian company outside the India it is deemed to be accrue or arise in India। बिल्कुल सही है, अगर कोई इंडियन कंपनी डिविडेंड देती है तो चाहे वो इंडिया में दे या इंडिया के बाहर दे वो डीम टू बी अराइज इन इंडिया ही है। इंडिया में दिया तब तो अराइज इन इंडिया हो ही गया, पर इंडिया के बाहर दिया तो भी डीम टू बी अराइज इन इंडिया ही होगा। क्लियर, इसके लिए अलग से सेक्शन बताया था ना आपको, 914 ये सेक्शन था, राइट, ठीक है। आगे आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया एनी अलाउंस और परक्विजिट पेड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एम्प्लॉय इंडिया के बाहर काम कर रहा है और उसको किसी प्रकार से कोई अलाउंस वगैरह मिल रहे हैं, परक्विजिट वगैरह मिल रहे हैं, तो वो टैक्स फ्री होंगे। क्या ये बात सही है? यस सर, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है, यस। आगे चलिए सर, एनी लॉस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द 8 असेसमेंट ईयर्स। बताइए जी, ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स फॉर द हॉर्स रेस का लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है क्या? नहीं जी, नहीं हो सकता। तो सर ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये लॉस 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इसके लिए ये जवाब क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट ट्रू एंड फॉल्स क्या है? As per Section 2 of Voluntary Surrender of Salary Act 1961, an employee who opt to surrender his salary to the central government, the salary so surrender shall। अब ये भी आधा ही है ये भी आधा क्वेश्चन है एक्चुअली, इसमें ट्रू फॉल्स बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसमें ट्रू फॉल्स बता ही नहीं सकते आप, क्वेश्चन ही आधा प्रिंट हुआ है कि सर अगर वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट के अंदर आप अपनी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो वो एग्जम्प्ट होगी या टैक्सेबल होगी, ये क्वेश्चन बनता है। अगर यहाँ पे लिखा होता एग्जम्प्ट तो हम क्या करते? ट्रू। अगर यहाँ पे लिखा होता टैक्सेबल तो हम क्या करते? फॉल्स, ठीक है। तो हमें अभी इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आंसर लिख रहे हैं कि ये एग्जम्प्ट है। एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपको करना है। यहां पे ये क्वेश्चन अधूरा है, ओके। सर एग्जाम में ऐसा आ गया तो हम क्या करेंगे नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में बिल्कुल सही क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी। और अगर फिर भी आता है तो आप क्या करेंगे? आपको भी ऐसे लिख देना है कि सर दोनों लिख दीजिए कि एग्जम्प्ट है तो सही है और फॉल्स है तो टैक्सेबल लिखा है तो फॉल्स है, इस तरीके से लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए सर, डी सेक्शन क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स ये सबसे टिपिकल होता है, मैं आपको बता दूं, ये सबसे टिपिकल टास्क होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अपने को लिखना है नंबर 5, अब आप इंग्लिश में 5 लिखें, हिंदी में 5 लिखें, तो ऑफलाइन एग्जाम में तो बहुत अच्छा है कि चेक करने वाला मैन्युअली चेक करेगा तो काम हो जाएगा। ऑनलाइन में ये बहुत दिक्कत आ रही थी बच्चों को कि 5 इंग्लिश में लिखा तो नंबर कट गया, नंबर में 5 लिखा तो हो सकता नंबर कट जाए, तो वो दिक्कतें वहाँ थी। यहाँ ये दिक्कत नहीं आएगी। पर यहाँ भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई इनकम टैक्सेबल नहीं है तो आप उसको नॉन टैक्सेबल बोल सकते हैं, एग्जम्प्टेड बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हो जाते हैं,
ठीक है, तो कई बार इसमें दिक्कत आ सकती है, तो ये सबसे टिपिकल पोर्शन होता है, तो इसको बड़ा ही ध्यान से कीजिएगा। सुनिए, टैक्स इवेजन इज इलीगल वे टू रिड्यूस liability by deliberately suppressing of income or the sale or by increasing the expenses etc which result in reduction of total income of the assessee। बहुत, ये तो सिंपल सा है सर। जब आप पर्पज पढ़ते हैं ना या ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं कि क्यों करते हैं टैक्स इवेजन, वहीं पे आपको पढ़ाया जाता है रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए। सिंपल है, हालांकि इलीगल है पर रिड्यूसिंग टैक्स लाइबिलिटी का तरीका है, तो इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, टैक्स लाइबिलिटी। सिंपल है, ये तो बहुत आसान दे दिया। फेलियर टू अप्लाई फॉर द पेन और टू कोट ए पेन इन द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट अट्रैक्ट ए पेनल्टी। अगर आपको कहीं पे पेन नंबर लिखना मैंडेटरी है और आपने नहीं लिखा, अगर आपको पेन नंबर अप्लाई करना जरूरी है और आपने नहीं लिया, तो इन दैट केस आपके ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी है। अब ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ओके, ठीक है। एडवांस टैक्स इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स बाय नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। बताइए जी, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी को कितनी इंस्टॉलमेंट्स में एडवांस टैक्स देना पड़ता है? सर नॉन कॉर्पोरेट हो या कॉर्पोरेट हो, अभी सेम हो गया है। वो जमाना गया जब अलग हुआ करते थे, उस टाइम पे 3 और 4, मतलब नॉन कॉर्पोरेट के लिए 3 और कॉर्पोरेट के लिए 4 हुआ करता था। अभी वो चीज खत्म हो गई है। अभी सभी के लिए कितनी इंस्टॉलमेंट है? 4 इंस्टॉलमेंट्स है। हाँ, अगर आप 44 एडी में या 44 एडीए में फॉल होते हैं तो आपको सिंगल इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स देना होता है। ओके, डन। The excess of AMT paid over the regular income tax payable of that year shall be। अगर आपका AMT ज्यादा है और नॉर्मल टैक्स कम है तो आपने AMT पे कर दिया, तो जो एक्सेस पे किया नॉर्मल टैक्स से ज्यादा वो क्या होगा? सर वो होगा AMT क्रेडिट। उसको क्या बोलेंगे हम? AMT क्रेडिट, या फिर उसको आप टैक्स क्रेडिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, AMT क्रेडिट और टैक्स क्रेडिट के नाम से हम उसको जान सकते हैं। क्लियर? तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, द क्वांटम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 180U इन रेस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन विथ सीवियर डिसेबिलिटी। सर 80U क्या है? डिसेबिलिटी ऑफ एसएससी है। अगर आप नॉर्मली एसएससी जो है नॉर्मली डिसेबल्ड है तो 75,000 की फिक्स छूट मिलती है, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 रुपए की फिक्स छूट मिल जाती है। इसमें कोई डाउट नहीं है। बताइए जी, क्लियर है? ओके, बताइए जी, यहां तक कोई डाउट? और अगर कोई डाउट रहता भी है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, या हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? और बाकी कमेंट में हमें ये भी बताइएगा आपको और कौन से सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट पेपर सोल्व चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए सोल्व करवा दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।